हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू द सीरीज ऑफ बिग चीफ ट्रेडर्स। तो आपके ऊपर बैट कौन लेगा? यार ये तो क्या है, प्राइस ऊपर नीचे होता है, बटन दबाना है, पैसा लेना है। प्रॉप फॉर्म होता क्या है? फंड्स ब्रोकर के होंगे और उसको लेने के लिए आप लेके कौन सा कंटेनर गए हो, चम्मच लेके गए हो या बकेट लेके गए हो या टैंक लेके गए हो, दैट इज अगेन मोर इम्पोर्टेंट। 9:15 को ऑर्डर डाला, 3:30 का आउटकम आना चाहिए। ये हो गए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले लोग। रैली को लंबी राइड करूंगा। जो रिस्क अपनी लाइफ में ले रहा है वो ट्रेडिंग में भी रिस्क लेगा। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। चीन टपाक डम डम, डॉलर के बंडल गिरे। ट्रेडिंग को जुआ समझ रहे थे। आपकी ट्रेडिंग इज नो मोर ए जुआ, आपकी ट्रेडिंग इज ए प्रोफेशन। इनके ट्रेडिंग करने का सीक्रेट, बड़ा सीक्रेट मिलने वाला है। 15-20 कंपनी का ही पोर्टफोलियो। मूविंग अहेड, आइए जानते हैं इनके ट्रेडिंग करने का सीक्रेट, ये कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं और साथ ही साथ जब ट्रेडिंग कर रहे हैं ये, तब ये इनका रिस्क मैनेजमेंट कैसा होता है, वो कौन से टूल्स यूज करते हैं ट्रेडिंग के दरमियान। तो आइए अब इनसे डीप में जानते हैं। थैंक्स मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये सीक्रेट जानने के लिए। बेसिकली जब आपने सीक्रेट बोला तो मुझे लगा कि पब्लिक गुमराह हो जाएगी और वो फैसिनेशन में आ जाएगी कि कुछ बड़ा सीक्रेट मिलने वाला है। सो हम यहाँ कोई सीक्रेट, कोई जादू, कोई करिश्मा की बात नहीं करने वाले हैं। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि आपको बहुत छोटे से रिस्क में पैसा कैसे बनाना है। सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि हम रिस्क कम लेते हैं। राइट। रिवॉर्ड छोटा आएगा चलेगा, रिवॉर्ड को बड़ा कैसे करना छोटे रिस्क में, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो आप स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं, स्नाइपर कैलेंडर स्प्रेड्स। अब ये स्नाइपर क्यों लिखा है, मतलब आपको कोई इंग्लिश मूवी याद आ जाएगी स्नाइपर सुन के। तो हमको किसी को गोली नहीं मारनी है, हम फोकस करेंगे मार्केट के ऊपर और जब अपॉर्चुनिटी आएगी तब भी हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे जस्ट लाइक ए स्नाइपर। वो जैसे ही मौका मिलता है गोली छोड़ता है, हम जैसे ही मौका मिलेगा ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड स्नाइपर बेसिकली। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि हम इसमें फुल टाइम पोजीशन नहीं ले रहे हैं। हमको जब भी चांस मिलेगा तब भी हम पोजीशन में एंटर करेंगे। राइट। तो ये जो स्ट्रेटजी हम दे रहे हैं वो थोड़े से एक्टिव ट्रेडर के लिए है। ओके। अगर पैसिव ट्रेडर को करना है तो देयर इज़ अ डिफरेंट ऑप्शन फॉर इट। यही चीज़ आप कर सकते हो पैसिव तरीके से भी, लेकिन आज थोड़ा सा एक्टिव ट्रेडर्स के लिए बात करते हैं। ओके। और एक्टिव ट्रेडर इसको देख के फिर पैसिव के लिए भी वर्कआउट कर सकता है। विल टॉक अबाउट इट लेटर। ओके। ये छोटा सा डिस्क्लेमर है दक्ष भाई, जो देना ज़रूरी है, और ये नहीं देंगे तो हमारा पॉडकास्ट खतरे में आ जाएगा। तो खतरे से बाहर रहना एज ए ट्रेडर हमारा काम है। हम हर चीज़ हेज करके चलते, तो पॉडकास्ट को भी हेज करने के लिए डिस्क्लेमर डाल दिया है। सो वी हैव हेज्ड आवर पॉडकास्ट एज वेल। इंश्योरेंस इन शॉर्ट। यस, हेज हमारे खून में दौड़ता है, हमारी रगों में दौड़ता है हेज। मतलब हर चीज़ हेज करनी है। मतलब मैं लिटरली हेज इतना दिमाग में घुस गया है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करने जाते हैं तो लगता है कि यार अपने आप को प्रोटेक्ट किया कि नहीं किया, वो आदत बन गई है। तो वो आदत आप लोगों को भी बनानी है, बिकॉज अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे तो लंबा चलोगे, जितना टाइम आप प्लेग्राउंड पे रहोगे उतने ज़्यादा रन बना पाओगे। तो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एवरीवेयर, इन योर लाइफ, इन योर बिजनेस, इन योर जॉब, इन योर ट्रेडिंग एज वेल। आप गाड़ी भी चला रहे हो तभी भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। राइट। तो ये कुछ मेरे बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है। मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ। मेरी एक छोटी सी इनिशिएटिव है मार्केट विजिट के नाम से, जो ज़ीरो कॉस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। ओके। जहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जो ये स्नाइपर कैलेंडर स्प्रेड है, इसका जो लंबा वाला वर्जन है, जो पैसिव वाला वर्जन, वो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, वहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको कट करना चाहूँगा और व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अगर आपको ऑप्शन ग्रीक्स डीप में जानना है तो आदिप भाई की चैनल है मार्केट विजिट नाम से। तो वहाँ पे आप जाके ऑप्शन ग्रीक्स जैसे डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा को आप डीप में जान सकते हैं। तो चलिए आदिप भाई, हम आगे स्ट्रैटेजी में बढ़ते हैं। राइट। मैं एकेडमिक हेड भी हूँ होग्रोथ नाम की एक एकेडमी का, जो जैनम ओन करता है। इट इज़ अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ जैनम बेसिकली। बहुत सारे कॉन्क्लेव्स, बहुत सारे ट्रेडिंग सेमिनार्स, वेबिनार्स पे मैं एज ए स्पीकर जा चुका हूँ। और ये जाने से मेरे को ये एक्सपीरियंस मिलता है। मैं लोगों को बताने जाता हूँ लेकिन ज़्यादा सीख के आता हूँ। आई कम टू नो कि लोग कहाँ लैग कर रहे हैं, उस लैगिंग को मैं अपनी ट्रेनिंग में लेता हूँ एंड देन अगेन आई गिव इट बैक टू द सोसाइटी। और ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जो आज भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आज आपके साथ बैठा तो आपके जो क्वेश्चन है उससे कुछ मेरे को और भी सीखने जानने मिला, विच विल ऐड टू माई नॉलेज बेसिकली। वेल, मेरे एरियाज़ ऑफ एक्सपर्टाइज क्या है?
मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड टेक्निकल एनालिसिस पे है, ऑप्शंस पे है, अपनी लॉन्ग टर्म पोजीशंस एंड इंटरडे पोजीशंस को हेज करने पे है। ये सब मेरी एक्सपर्टाइज के एरियाज़ हैं एंड उन पे मैं रेगुलरली काम करता रहता हूँ। खास करके मेरी पकड़ मतलब माइंडसेट कोचिंग जो होती है ना, ट्रेडर की साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है ट्रेडिंग के साथ साथ। इसीलिए मेरे जो मेंटीज़ हैं, मेरे जो फॉलोअर्स हैं या मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर मोर और लेस कुछ ना कुछ घर लेके जाते हैं। वजह ये है कि ट्रेडिंग के साथ साथ वो अपने आप इम्बाइब करते हैं मेरी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग को भी। सो मेरा बहुत फोकस रहता है उसके ऊपर। अब हम कैलेंडर की बात करते हैं, तो कैलेंडर कौन सा? तो कैलेंडर वो जो दीवार पे टंगा होता है? नहीं, वो कैलेंडर नहीं है। राइट। वो जो किंगफिशर का शूट होता था? नहीं, वो भी कैलेंडर नहीं है। राइट। ये कैलेंडर का मतलब ये होता है कि आप 2 अलग अलग डेट के ऑप्शंस, चाहे वो 2 वीक के हो, चाहे वो 2 मंथ के हो, उनको आप एक ही टाइम पे साथ में ट्रेड करते हो। ओके। जैसे आप फॉर एग्जांपल निफ्टी की नेक्स्ट एक्सपायरी है 17 तारीख, उसके बाद है 24 अक्टूबर, उसके बाद है 31 अक्टूबर। अब आप 17 और 24 इन दोनों को साइमल्टेनियसली ट्रेड करोगे, इट इज़ कॉल्ड ए कैलेंडर। ओके। 17 वाला जो है वो नियर है और 24 वाला जो है वो फार है। एज ऑफ नाउ जब मैं ये 2 डेट की बात कर रहा हूँ, राइट। अगर मैं 24 और 31 की बात करूँगा अक्टूबर की 2024, तो 24 अक्टूबर 2024 दैट विल बी ए नियर एक्सपायरी एंड 31 अक्टूबर 2024 दैट विल बी फार एक्सपायरी। तो नियर वाली एक्सपायरी का ऑप्शन अगर आप सेल करते हो और फार वाली एक्सपायरी का ऑप्शन अगर आप बाई करते हो, इट मेक्स ए कैलेंडर। कैलेंडर कंस्ट्रक्ट होता है ऐसे। ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को जितने आप नाम दो, जितने वैरायटी दो, जितने फ्लेवर्स दो, कम है, क्योंकि थाउजेंड्स एंड लैक्स एंड करोड्स ऑफ कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है। अलग अलग ऑप्शन लेग्स को मिला के, साथ में फ्यूचर को मिला के, साथ में इक्विटी को मिला के बहुत कुछ बन सकता है। 2 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के ऑप्शंस भी मिलाए जा सकते हैं। उसके भी वीडियोस मेरे यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, जहां मैंने बैंक निफ्टी को सेल किया है, निफ्टी को बाय किया, दोनों को एक दूसरे के साथ हेज किया और पेड ट्रेडिंग ऑप्शंस को यूज़ करके किया और एक दूसरे के पे ऑफ चार्ट को लॉक किया है। वो आप जाके देख पाएंगे और ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। थोड़ा सा स्किल चाहिए, थोड़ा सा लॉजिक डेवलपमेंट चाहिए, और लॉजिक तो आपको टाइम के साथ बिल्ड करना ही पड़ेगा। पीपल मतलब ट्रेनर आपको ट्रेन कर सकता है, लेकिन लॉजिक तो आपको ही बिल्ड करना पड़ेगा। करेक्ट। सो वाई कैलेंडर्स? तो कैलेंडर्स आपको सबसे बढ़िया काम ये करते हैं कि आपके रिस्क को डिफाइन कर देते हैं। बहुत छोटा रिस्क हो जाता है। कैलेंडर्स जब आप बनाते हो तो आप बहुत बड़ा पैसा भी लगा पाओगे, क्योंकि आपका रिस्क बहुत डिफाइंड है। तो इसलिए कैलेंडर्स बहुत काम आते हैं। फिर जो ऑप्शन सेलर्स हैं आजकल, मतलब 2018, 19, 20 से ऑप्शन सेलर्स बहुत आ गए हैं बाज़ार में। तो ऑप्शन सेलर का जो वेगा है ना, वो नेगेटिव होता है। अब वेगा क्या है, छोटे से शॉर्ट में आपको वेगा को समझाने के लिए बता देता हूँ। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि सडनली मार्केट कहीं बहुत दूर नहीं भागता है, लेकिन प्रीमियम बढ़ने चालू हो जाते हैं। जितना मार्केट बढ़ता है उससे ज़्यादा प्रीमियम बढ़ते हैं, या जितना मार्केट गिरता है उससे बहुत ज़्यादा पुट के प्रीमियम बढ़ते हैं। ऊपर की तरफ कॉल के, नीचे की तरफ पुट के। वो जो मार्केट के रिलेशन में प्रीमियम जो एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, उसको वेगा बढ़ना बोलते हैं जनरल टर्म्स में, लेमन टर्म्स में। टेक्निकली जानना है, चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है, यू कैन गो एंड चेक। उसके ऊपर बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। आप, जैसे मैंने पहले भी कहा, डैन पेसरेली की ट्रेडिंग ऑप्शन ग्रीक्स, ये पढ़ें, आपको ग्रीक्स बहुत क्लियर हो जाएंगे। तो उस वेगा को कंट्रोल करने के लिए कैलेंडर्स बहुत काम आते हैं। तो ऑप्शन सेलर हमेशा क्या करते हैं, वेगा को शॉर्ट करते हैं। प्रीमियम गिरेगा तो उनको पैसा मिलेगा, लेकिन प्रीमियम जब बढ़ता है तो उनको लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। तो जब आप ऑप्शन सेलर हो, अगर आप साथ में कैलेंडर बनाओगे, समझो आपका 20,000 रुपये का वेगा है माइनस शॉर्ट। अगर आपने 10,000 या 15,000 या 25,000, जो भी आपको ठीक लगता है, उतने कैलेंडर्स बना के वेगा को पॉजिटिव कर दिया, तो जब मार्केट तेज़ी से ऊपर जाएगा, तेज़ी से नीचे जाएगा और प्रीमियम फट जाते हैं, प्रीमियम बढ़ जाते हैं, बर्स्ट होते हैं, उसकी वजह से जो नोशनल लॉस दिखता है, उस लॉस को कैलेंडर्स बचाएंगे। तो दिस इज़ वाई वी डू कैलेंडर्स टू बैलेंस अवर पोर्टफोलियो व्हेन वी आर इनटू शॉर्ट वेगा, राइट। ये टेक्निकल टर्म्स नहीं समझ में आए, रिवाइंड कीजिए, वापस सुनिए, बहुत इजीली समझ में आएगा व्यूअर्स। व्हेन कैलेंडर्स, कैलेंडर कब करना चाहिए? वैसे तो कैलेंडर व्हेन कैलेंडर्स है, उसका कोई स्टैंडर्ड जवाब नहीं है। जितने भी कैलेंडर करने वाले लोग हैं, या ट्रेनर्स हैं, या मेंटीज हैं, या यूट्यूबर्स हैं, वो आपको जनरली ऐसा बोलते हैं कि आईवी जब कम हो तब कैलेंडर करना चाहिए, आईवी बढ़ेगी तो पैसा मिलेगा। बट कम का कोई डेफिनेशन नहीं है और ज़्यादा का कोई डेफिनेशन नहीं है। कम और भी कम हो सकता है, ज़्यादा और भी ज़्यादा हो सकता है।
भाई निफ्टी टूटेगा तो मैं निफ्टी के 20 बाई करूंगा, अगर कोई ऐसा बोलता है तो टूटने का डेफिनेशन क्या है आपके पास? किसी के लिए आज 25,000 का निफ्टी 15,000 है तो टूटना बोलेगा, और किसी के लिए 25 से 24,500 आ जाएगा, 24,500 तो भी टूटना बोलेगा। सो इट डिपेंड्स, टूटना का कोई डेफिनेशन नहीं है, कितना भी टूट सकता है, कितना भी बढ़ सकता है। तो आईवी इज़ द सेम, कितनी भी टूट सकती है, कितनी भी बढ़ सकती है। तो ये हो नहीं सकता कि आईवी कम है तब बनाओ और बढ़ेगी तब पैसा मिलेगा। आपको कंपैरेटिव आईवी देखनी है, पिछले कुछ दिनों में आईवी क्या थी, कल से आज में आईवी क्या है, आज से कल में क्या हो सकती है, इस वीक्स में इस प्रीमियम में आईवी क्या हो सकती है, वो हम आगे समझते हैं। उसको देखने का बहुत ईजी तरीका है। हाउ टू डू कैलेंडर्स, हाउ टू डू कैलेंडर्स का पूरा स्ट्रेटजी मैं आगे लेके आया हूँ, हम उसको समझ लेते हैं। ये पहले मैंने रिजल्ट लोड कर दिया, क्योंकि लोगों को स्ट्रेटजी का वीडियो देखते देखते ये आदत होती है कि मिलेगा क्या, राइट। और हम गुजरातियों को खास करके मड़ से सूँ, हाँ, आप बाइक भी लेने जाओगे आपसे सूँ दे, वो ये पूछते हैं कि माइलेज क्या है, राइट, मेरे को एफिशिएंसी क्या मिलेगी, मेरे हर उस पैसे पे जो मैं इसको फ्यूल डालूंगा उसकी क्या एफिशिएंसी मिलेगी। और ये आदत अच्छी भी है, बुरी नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा सोचना इट विल हैम्पर योर लर्निंग, आपका लर्निंग को बहुत डिस्टर्ब होगा, क्योंकि हर बार आप यही देखोगे मिलेगा क्या मिलेगा क्या मिलेगा क्या, तो जो ज्ञान मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। राइट। तो एटलीस्ट ज्ञान पहले ढंग से ले लो, फिर क्या मिलेगा वो सोचना। लेकिन फिर भी मैंने रिजल्ट यहाँ इसके लिए डाल दिया है ताकि वो मिलेगा क्या का जवाब पहले दे देंगे, मतलब पहले हम क्या बोलते हैं इनाम डिक्लेयर कर देंगे और फिर इनको टेस्ट करवाएंगे, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। करेक्ट। और इंटरेस्ट बना रहेगा बेसिकली। राइट। ये मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं ये ट्रेड्स लेता जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सारी डेट्स दी हुई है दक्ष भाई, सारी की सारी डेट्स आप देख रहे हैं, डेट डिप्लॉयड यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, ये हाईलाइटेड पार्ट में, ये मेरी डिप्लॉयमेंट की डेट है, ये मेरे ट्रेड के सीरियल नंबर है, निफ्टी को मैंने ट्रेड किया है, ये मेरे सारे स्ट्राइक्स हैं, इस डेट को मैंने क्लोज किया। देखो डेट डिप्लॉयड, इस डेट को शुरू किया और इस डेट को मैंने क्लोज किया। मैंने कितने एडजस्टमेंट्स किए, देखो ऑप्शंस सेलिंग हो या ऑप्शंस बाइंग हो, इसकी जान है एडजस्टमेंट। करेक्ट। लोगों को ऑप्शन बाइंग में एडजस्टमेंट क्या होता है पता ही नहीं है। एक ही मिनट मैं यहाँ पे कट करना चाहता हूँ। एडजस्टमेंट वो होता है जब आपकी पोजीशन आपके अगेंस्ट में जाती है और आप उसको बचाने की ट्राई करते हो, उसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। आपकी पोजीशन आपके अगेंस्ट जा रही है तब तो करोगे, वो एडजस्टमेंट है, वो मजबूरी है। लेकिन आपकी पोजीशन आपकी फेवर में जा रही है तभी भी आप एडजस्टमेंट करोगे, दैट इज़ योर स्मार्टनेस। लोगों को यही पता है जनरल कि अगेंस्ट जा रही है तो एडजस्टमेंट करना है, मैं तो बोलता हूँ फेवर में जा रही है तो भी एडजस्टमेंट करना है। वो एडजस्टमेंट हम करेंगे अपने प्रॉफिट को ट्रेल करने में, वो एडजस्टमेंट हम करेंगे अपने रिस्क को बचाने के लिए, वो एडजस्टमेंट हम करेंगे हमारे रिस्क को घटाने के लिए, तो वो भी हम सीखेंगे। मेरी चैनल पे ऑप्शन बाइंग में भी एडजस्टमेंट कैसे करना है उसके एग्जांपल्स हैं, तो वो भी आप देख पाओगे। एनीवेज, ये नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स कितने, ये ROI कितना आया और ये कितने दिन में ट्रेड में रहा, हर पर्टिकुलर ट्रेड में कितने दिन रहा, ये पूरी डिटेल है। फॉर एग्जाम्पल मैं 8 नंबर का ट्रेड, 10 नंबर, मैं 11 नंबर का ट्रेड ले लेता हूँ, सबसे छोटे ROI वाला। और एनीवेज एक बात आप समझिएगा, कोई भी प्रेजेंटेशन होगा, कोई भी पॉडकास्ट होगा या कोई भी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनर हमेशा चेरी पिक्ड एग्जाम्पल लेगा। चेरी पिक्ड एग्जाम्पल इसके लिए लेगा, इसलिए नहीं कि वो अपनी एफिशिएंसी दिखाना चाहता है, इसलिए कि वो ये दिखाना चाहता है कि ये एफिशिएंसी अचीव की जा सकती है। और लॉस भी दिखाने के लिए वो चेरी पिक लेगा ताकि इतना मैक्सिमम लॉस हो सकता है। सो ऑल एग्जाम्पल्स इन द बुक्स, ऑन द वीडियोज़, इन द पॉडकास्ट, इन द ट्रेनिंग सेशन, ऑल विल बी चेरी पिक, किसी के साथ भी वैसा ही होगा। तो ये पूरा ट्रेड का रिपोर्ट है, आप इसको गो थ्रू कीजिए। 11 नंबर का ट्रेड मैंने 2 फरवरी को लिया, मैंने ये स्ट्राइक्स ली थी, 22,000 का कॉल, 22,000 का कॉल सेल किया और बाई किया 22 फरवरी। देखो ये नियर एक्सपायरी का सेल किया और बाई किया 28 मार्च। और मैं इसमें से निकल गया 6 फरवरी को, एडजस्टमेंट एक भी नहीं करना पड़ा और 0.9% का ROI है 4 दिन में। जस्ट 4 days आई गॉट 0.9% ROI विच इज़ टू गुड, बहुत अच्छा है। अगर किसी को लगता है कि 1 घंटे में पैसा डबल होता है हीरो ज़ीरो में, तो दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू, यू कैन प्लीज़ पॉज हियर एंड गो। जिसको लर्निंग करनी है, कंसिस्टेंट रिटर्न लेना है, उसके लिए ही ये वीडियो है, देखे और पूरा देखें। हाँ, मतलब यही रियल ट्रेडिंग है, क्योंकि अगर ऑप्शन बाइंग करेंगे तो दिन में पैसा डबल हो जाएगा बट कंसिस्टेंट नहीं मिलेगा। इसमें हम देख ही सकते हैं कि आपको कंटिन्यूस रिटर्न्स जनरेट हुए हैं। आगे इसको थोड़ा सा और समझते हैं। ये इसका समरी है, दिस इज़ द समरी। आप समरी अगर देखेंगे तो ये 10 महीने का लाइव ट्रेड, अच्छा ये स्ट्रेटजी मैं सालों से कर रहा हूँ, लेकिन मेरे टेलीग्राम चैनल पे एजुकेशनल पर्पज़ की वजह से
आई डोंट टेल पीपल टू टेक ट्रेड्स बिकॉज आई एम नॉट अलाउड टू टेल टू पीपल टू टेक ट्रेड्स। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये फील होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कि कम रिस्क वाली छोटे ROI वाली कैसे छोटे रिस्क लेके अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, ऐसी कोई चीज़ लोगों को कंसिस्टेंटली ट्रेड करनी चाहिए। क्योंकि मेरी जर्नी में मैंने देखा कि मेरे को मैक्सिमम लोग ऐसे मिले कि जिनको फास्ट पैसा चाहिए और फास्ट पैसा दे के आते लेने की जगह। तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मैंने कुछ 1 आध साल 10 महीने से ये शुरू किया है टेलीग्राम चैनल पर डालना, एजुकेशनल पर्पज़ की वजह से, जहाँ मैं एग्जीक्यूशन कब करता हूँ वो भी डालता हूँ, एडजस्टमेंट कब करता हूँ वो भी लाइव मार्केट में डालता हूँ, और प्रॉफिट बुक या लॉस बुक क्या करता हूँ वो भी डालता हूँ। एंड आई गिव ए डिस्क्लेमर कि आप, मैं जो बोलता हूँ ट्रेड मत करो, आप समझो स्टॉक मार्केट क्या है, आप समझो ग्रीक्स कैसे ट्रेड करते हैं, आप समझो कैसे देखा जाता है। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि यूट्यूब चैनल पे आप जाओ या कोई भी सोशल मीडिया पे जाओ तो आपको ये भी सुनने मिलेगा कि ऑप्शन ग्रीक्स सीखने की ज़रूरत नहीं है, प्रीमियम से ट्रेड किया जा सकता है, प्रीमियम इज़ इनफ टू डू ऑप्शन ट्रेड। वो बात गलत है। बट बेस ही ऑप्शंस का ग्रीक्स है। एग्जैक्टली हमें पता तो चलना चाहिए कि ऑप्शन कब कैसे मूव करेगा, वो हमें ग्रीक्स बताता है। राइट, एग्जैक्टली। आप अगर कोई चीज़ खरीदी करने जाते हो, उस प्रोडक्ट का प्राइस, जैसे लैपटॉप आप लेने गए, उस प्रोडक्ट का प्राइस आपको मिला 75,000 रुपीज़, तो क्या आप मतलब 2 लैपटॉप को बाजू बाजू में रख के ये थोड़ी कंपेयर करते हो कि खूबसूरत कौन सा है? आप ये देखते हो उसका टेक्स्ट स्पेक्स क्या है, अंदर में क्या आ रहा है, डिस्प्ले क्या है, कंपनी कौन सी है, वारंटी कितनी है, ये सब देखते हो ना। क्यों? प्राइस इनफ होता तो आप खाली दोनों को कंपेयर करते, खूबसूरत जो है, पैसा जिसका कम है लेके आ जाते। हर जगह इट डजेंट वर्क दैट वे। यू नीड टू अंडरस्टैंड टेक्स्ट स्पेक्स इफ यू वांट टू अर्न समथिंग आउट ऑफ इट, और इफ़ यू वांट टू मेक योर परचेजेस वेरी स्मार्ट, आपको टेक्स्ट स्पेक्स समझने पड़ेंगे। तो ये आप अगर वेगा को, आईवी को, सब चीज़ों को समझोगे तो कैलेंडर्स बहुत अच्छे से कर पाओगे। मैं आगे समझाऊंगा। तो ये हमारा ओवरऑल समरी है कि पिछले 10 महीने में मैंने जो लाइव ट्रेड्स दिए उसके साथ क्या हुआ। ये मंथ वाइज समरी है नीचे, दिसंबर में क्या हुआ, जैन में क्या हुआ, और लास्ट सितंबर तक क्या हुआ। सितंबर पहला महीना है जब हम लॉस फेस कर रहे हैं पूरे 10 महीने में, ठीक है। तो हमारी विनिंग स्ट्रीक 9 महीने की है, एंड अभी लॉस फेस करें। सितंबर का एक ट्रेड अभी चालू भी है, इनफैक्ट अक्टूबर हो चुका है, वो जब क्लोज होगा तब उसका रिजल्ट मैं इसमें ऐड कर दूंगा। अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखो आदिप भाई ने पूरे महीने में सिर्फ 2, 8, 4, 1 ऐसे ट्रेड्स ही लिए हुए हैं। कभी भी इन्होंने वैसा नहीं किया कि पूरे 20 ट्रेडिंग डेज में उनके पास पूरी पोजीशंस ओपन है, इसलिए इनका अच्छा खासा ROI जनरेट हो पाया। तो वैसा नहीं है कि अगर आपको ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो आपको पूरा 20 से 20 दिन ट्रेड करना पड़ेगा, या फिर आपको पूरे 20 दिन पोजीशन को होल्ड करनी पड़ेगी। आप ऐसे ही टाइम पे एंट्री बनाओ जब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपका पोटेंशियल है, तभी आप बनाओ। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। यहाँ हम छोटा सा इसका इसमें एक चीज़ निकाल के बताना चाहेंगे लोगों को कि जब इन्वेस्टिंग करता है आदमी तब रिवॉर्ड तब मिलता है जब मार्केट में आप बने रहते हो। चाहे मार्केट नीचे गई, ऊपर गई, आपने अच्छी कंपनी अगर निकाल ली और उसमें आप बने रहे, साल बने रहे, तब जाके बहुत अच्छा पैसा आप कमाओगे। कोई भी बड़े इन्वेस्टर को देख लो, अच्छी कंपनी में हमेशा वो लंबा बना रहता है। आज राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में देखोगे तो 15-20 कंपनी का ही पोर्टफोलियो है, उनके पास 500 स्टॉक्स नहीं है। और अगर हैं भी ना, कुछ ट्रायल के लिए उन्होंने लिया होगा तो बहुत छोटे रिस्क वाला लिया होगा, बहुत बड़ा रिस्क कभी नहीं लिया होगा। करेक्ट। क्योंकि दे नो कि भाई कहाँ बड़ा रिस्क देना है। तो वो इन्वेस्टर साइकोलॉजी है, बने रहना, ट्रेड के साथ चिपके रहना। लेकिन अगर आप इंट्राडे और स्विंग कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी देख के घुसो और जैसे ही अपॉर्चुनिटी खत्म बाहर आ जाओ, फिर रुको। हर बार पैसा लगा के बैठना कमाने के लिए ज़रूरी नहीं है, रुको। इसीलिए आपने बोला तो मैंने उस बात को फौरन बाहर निकाल के बताया। इट वाज एक्सेप्शन कि हमेशा इन्वेस्टमेंट में ये साइकोलॉजी होनी चाहिए कि मैं बना रहूं, लगा रहूं, अच्छी कंपनी के साथ चिपका हुआ रहूं, चाहे कुछ हो जाए। और ट्रेडिंग में ये साइकोलॉजी होना चाहिए कि तुरंत जाऊं, तुरंत बाहर आऊं। अब तुरंत का मतलब 10:12 को गया और 10:13 को बाहर आ गया, वो नहीं है। आपके ट्रेड सेटअप के हिसाब से अपॉर्चुनिटी जब बनी तब आप गए, ख़त्म हुई, आप बाहर आ गए। ना आपने ज़्यादा लालच की प्रॉफिट में, ना आपने ज़्यादा वेट किया लॉस में, राइट। ये होना चाहिए। सो दिस वाज ए साइकोलॉजिकल पार्ट। इसको आप अलग से भी फोकस कर सकते हो इसके ऊपर। अब रूल्स क्या रहेंगे, स्नाइपर कैलेंडर के रूल्स क्या रहेंगे? रूल्स बहुत सिंपल है। आपको निफ्टी को यूज़ करना है और कुछ यूज़ नहीं करना है। निफ्टी ऐसी चीज़ है कि जिसमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी मिलती है, और लिक्विडिटी होने की वजह से आप कैलेंडर्स बना पाते हो। अगर आप स्टॉक्स में कैलेंडर बनाने जाओ तो पहले तो वीकली एक्सपायरी नहीं है, मंथली है। करंट मंथ में आपको लिक्विडिटी मिलेगी, नेक्स्ट मंथ में मिलेगी नहीं, तो कैलेंडर बनेगा नहीं। अब थैंक्स टू सेबी, थैंक्स टू द एक्सचेंजेस, उन्होंने वीकली एक्सपायरी सबकी बंद कर दी, निफ्टी के अलावा।
क्योंकि लोगों के स्पाइक में बहुत पैसे कट जाते थे और लोगों को लालच में और ट्रेड करने थे कि इस स्पाइक का पैसा अगली स्पाइक में ले लूँगा, अगली स्पाइक का पैसा अगली स्पाइक में ले लूँगा। वो हमेशा अपने आप को कैरी फॉरवर्ड करते करते पूरी पूंजी ख़त्म कर देते थे। तो इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया रिटेलर को बचाने के लिए, इंट्राडे एक्सपायरीज बंद कर दी, मतलब 0 DT सारी बंद कर दी। तो अब होगा ये कि लिक्विडिटी निफ्टी में और ज़्यादा आएगी। हम कैलेंडर वाले लोग बहुत खुश हैं। जो पहले स्लिप ले जाता था वो अब नहीं आएगा, बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि अब लोग जाएंगे कहाँ, आना पड़ेगा निफ्टी में ही, और वो निफ्टी में आएंगे तो हमारे लिए लिक्विडिटी लेके आएंगे। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो लॉस करके जाएंगे और हम उनसे पैसा कमाएंगे, आई डोंट से दैट। व्हेन पीपल विल ट्रेड लिक्विडिटी विल कम, क्योंकि लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि लिक्विडिटी आएगी मतलब उनके स्टॉप लॉस कटेंगे। इट इज़ नॉट दैट। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि लोग यहाँ के ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉस तो उसी का कटेगा जो डिसिप्लिन से ट्रेड नहीं करेगा, राइट। तो आपको इस ट्रेड को लेने के लिए क्या करना है, आपको अराउंड 8 से 10 दिन 11 दिन के बीच का एक्सपायरी ढूंढना है जिसको आपको शॉर्ट करना है, और उसके बाद वाली एक्सपायरी ढूंढनी है जिसको आपको लॉन्ग करना है। जैसे अगर आपने 9 दिन वाली एक्सपायरी को शॉर्ट किया और 14 दिन वाले को 9 के बाद 7 दिन मतलब 16 दिन वाले को आपने लॉन्ग किया, तो आपका कैलेंडर बन गया, मतलब नियर शॉर्ट फार। तो इसमें हम आदिप भाई मंथली भी कर सकते हैं ना? एग्जैक्टली कर सकते हो, लेकिन फिर वो मेरा जो पैसिव वाला स्ट्रेटेजी है ना, जो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, वो रहेगा। ये एक्टिव ट्रेडर्स, यस, ये एक्टिव ट्रेडर्स फास्ट आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। अब फास्ट का मतलब वही 10-12 को घुसे और 10-13 को निकले, वैसा नहीं। अपॉर्चुनिटी आई आईवी की, आप गए 2-4 दिन, 1 दिन, 6 दिन, जब भी अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई आप बाहर आ गए। दैट इज़ वॉट आई मीन व्हेन आई से फास्ट। और वो जो मंथली वाला आप बोल रहे हो वो थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि कैलेंडर्स में होगा ये कि आपको आईवी का बेनिफिट लेना है। आईवी का बेनिफिट थोड़ा सा मंथली में लेट आता है, तो लेट पैसा मिलेगा, रिस्क भी कम होगा, रेंज भी बड़ी मिलेगी उसमें। एनीवेज, तो अब आपको 50 वाली स्ट्राइक्स अवॉइड करनी है, खाली 100 वाली स्ट्राइक्स लेनी है, और 500 और 1000 वाली मिल जाए तो बहुत बढ़िया, लिक्विडिटी बहुत अच्छी मिलेगी, वरना थोड़ा स्लिपेज आएगा। एनीवेज, अब कॉल में बनाना है कि पुट में? अब कॉल में बनाना है कि पुट में वाला सवाल इसके लिए आता है कि कैलेंडर का कंस्ट्रक्शन ऐसे होता है कि आप नियर वाली एक्सपायरी शॉर्ट करते हो, फार वाली लॉन्ग करते हो, या दोनों कॉल होंगे या दोनों पुट होंगे। एक शॉर्ट किया कॉल, लॉन्ग किया पुट, वैसा नहीं होगा। कैलेंडर का कंस्ट्रक्शन ही वैसा है कि दोनों सेम टाइप के लेग होने चाहिए। शॉर्ट कॉल है तो लॉन्ग भी कॉल होना चाहिए, शॉर्ट पुट है तो लॉन्ग भी पुट होना चाहिए। तो अब कैलेंडर कॉल बनाओ कि पुट, ये एक क्वेश्चन आएगा। तो उसका जवाब ये है कि जहां आपको रेंज बड़ी मिले, मैं पीछे पे ऑफ बताऊंगा तो आपको आइडिया आएगा मैं रेंज किसको बोलता हूं। जहां आपको रेंज बड़ी मिले वहां पे एटीएम आपको बनाना है। अगर रेंज बड़ी पुट में मिलती है तो एटीएम पुट बनेगा, अगर रेंज बड़ी कॉल में मिलती है तो एटीएम कॉल बनेगा। अब रेंज बड़ी क्यों मिलेगी? जहां मिलेगी वहां, अगर कॉल की आईवी ज़्यादा बड़ी हुई है तो आपको कॉल में रेंज ज़्यादा मिलेगी, और पुट की बड़ी हुई है तो पुट में रेंज ज़्यादा मिलेगी। तो सवाल ये आएगा कि मैं कॉल और पुट की आईवी देखूँ कहाँ? मैंने जैसे यहाँ जो स्क्रीनशॉट लिया है वो सेंसिबल का लिया है। सेंसिबल में सिर्फ आईवी दिखाता है, कॉल और पुट के अलग अलग नहीं दिखाता। ओके। तो क्या उसके लिए कोई पेड सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा? नहीं, कोई पेड सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट में जाके देखो, कॉल और पुट की आईवी अलग अलग दिखाता है। लेकिन कॉन्सेप्ट में इसके लिए नहीं देखता हूँ, वहाँ कॉल और पुट की आईवी तो अलग अलग दिखाता है, लेकिन चेंज इन आईवी नहीं दिखाता, और हमको ज़रूरत पड़ती है चेंज इन आईवी देखने की, जो सेंसिबल में दिखाता है। अब चेंज इन आईवी क्या है? व्हाट इज़ चेंज इन आईवी? चेंज इन आईवी ये है कि कल की क्लोज आईवी की जो थी उससे अभी आप देख रहे हो उसमें चेंज कितना आया है, वो हमको देखना है, वो कॉन्सेप्ट नहीं दिखाता, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब अच्छा, ये कंसेप्ट क्या है? बेसिकली हम इसमें से पैसा क्यों कमाते हैं? इसमें से हम पैसा इसके लिए कमाते हैं कि इसमें हम बेनिफिट लेते हैं एक चीज़ का जिसको बोलते हैं आईवी बैकवर्डेशन। आईवी बैकवर्डेशन किसको बोलते हैं? हमेशा करंट की आईवी कम होती है और फार की आईवी ज़्यादा होती है। ये एक बेसिक पैटर्न है ऑप्शंस के बिहेवियर का, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा कि करंट की आईवी बढ़ जाएगी और फार की आईवी कम होगी, बहुत रेयर ऐसा होगा, उसमें हम ट्रेड करके बेनिफिट उठाएंगे। एक दूसरा, अब वो बेनिफिट तो हम उठाएंगे, दूसरा एक बेनिफिट कहाँ से उठाएंगे कि चेंज इन आईवी। एक तो मैंने आपको बोला आईवी, दूसरा मैं बोल रहा हूँ चेंज इन आईवी। मतलब एक मैं बोलूँ प्राइस, नॉर्मल प्राइस से कंपेयर करवाता हूँ। एक प्रोडक्ट का प्राइस है 100 और एक का प्राइस है 110। अगर ये 100 से हो गया 102 और वो 110 से हो गया 112, तो दोनों ही 2 रुपये बढ़े, पर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 100 वाला ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि यहाँ 2% बढ़ोतरी हुई है, वहाँ 2 से कुछ कम हुई रहेगी। तो हमको ऐसा ढूंढना है कि जहाँ चेंज नियर वाली एक्सपायरी का फार वाली से एटलीस्ट
0.5 से 1% ज़्यादा हो। मैं रिपीट करता हूँ, आईवी बैकवर्डेशन का मतलब ये है कि नियर एक्सपायरी का आईवी फार वाले से ज़्यादा हो। वो यूजुअली नहीं मिलेगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, नियर का चेंज ढूंढेंगे जो फार से ज़्यादा हो, उस चेंज को हम ट्रेड करेंगे, जो मुनाफा बहुत छोटा देगा लेकिन बहुत फास्ट देगा, राइट। ओके, सो ये आईवी बैकवर्डेशन मैंने आपको समझा दिया, जो ये लिखा हुआ है वो मैंने आपको ओरली समझा दिया। नीचे जाते हैं एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट क्या करेंगे, एडजस्टमेंट पे मैं वापस आता हूँ, पहले कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं, राइट। यहाँ एग्जिट रूल से, स्ट्रेटेजी मैथमेटिक्स और प्रो टिप्स से, इस पे भी बाद में आते हैं, पहले जाके कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे गौर कीजिए, 24,800 कौन सी एक्सपायरी है, 25 जुलाई, और 24,800 ये भी है यहाँ पे, ये कौन सी एक्सपायरी है, 1 अगस्त। दो अलग अलग एक्सपायरी हो गई। जब इसको हम देख रहे होंगे, जो भी डेट होगी वो 25 जुलाई से पहले की डेट होगी, तो 25 जुलाई मेरे लिए नियर हो गया, 1 अगस्त मेरे लिए फार हो गया। डन, आ रहा है समझ में। अब मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि अब थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि अभी रियल स्ट्रैटेजी शुरू होने वाली है, और अब यहाँ से पूरे रूल्स और इसको कैसे डिप्लॉय करना है वो अब आदिप भाई समझाएंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। देखो ये हम 25 जुलाई जैसे मैंने बोला देख रहे हैं, 1 अगस्त देख रहे हैं। 25 जुलाई में आप देखो 24,800 का ये जो 16.3 दिख रहा है, दैट इज़ आईवी, और बाजू में ब्रैकेट में चेंज लिखा हुआ है, चेंज। तो ये जो आप 16.3 के बाजू में 1.6 देख रहे हो, प्लस 1.6, वो चेंज है। तो वो चेंज क्या है, कल जो क्लोज हुआ था, समझो अभी मैं 2 बजे देख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो कल जो क्लोज हुआ था वहाँ से अभी 2 बजे तक में ये 1.6% इंक्रीज हुई है। ये जो आईवी है ना, ये परसेंटेज टर्म्स में है, ठीक है, इसका यूनिट्स परसेंटेज है, परसेंटेज टर्म्स में आईवी है। तो 1.6% इंक्रीज हुई है, मतलब 16.3 से 1.6 इंक्रीज हुई है, मतलब ये हुआ 14.7 कल की क्लोजिंग, राइट। अब यहाँ पे आप देखो 1 अगस्त की आईवी है 15, इसकी आईवी इंक्रीज हुई है 0.4। अब ये बहुत चेरी पिक्ड एग्जाम्पल है। यहाँ आपको क्या दिख रहा है, 16.3 का आईवी है नियर में और 15 का आईवी है फार में। ऐसा जनरली होगा नहीं। जनरली होगा क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। जनरली होगा ये कि 15 या 15.5 आईवी होगा करंट में, नियर में, मतलब 25 जुलाई में, और 16 या 16.5 होगा फार में 1 अगस्त में। तो दैट इज़ फाइन, ऐसा ही होगा। लेकिन जो चेंज है ना, चेंज, ये चेंज जो 1.6 है ना, ये ऐसा कई बार होगा कि 1.6 का चेंज नियर में दिखा और 0.4 का चेंज फार में दिखा। तो ये जो चेंज का जो डिफरेंस है 1.6 और 0.4, 1.2 का डिफरेंस है। जब भी 0.5 डिज़ायरेबल 0.7 से 1.2 के बीच का चेंज दिख जाए, आप समझो कि ये अपॉर्चुनिटी है हमारे स्नाइपर कैलेंडर बनाने की। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा एग्जाम्पल हुआ क्यों, क्योंकि 25 जुलाई से पहले 23 जुलाई को बजट था, तो इसके लिए करंट वीक में आईवी ज़्यादा थी, दूर में आईवी कम थी। तो ये हमने आईवी को समझा। अब इसको बनाएंगे तो कैसा दिखेगा, देखो इसको बनाएंगे तो ऐसा दिखेगा। यहाँ पे मैंने 24,800 क्यों लिया, एटीएम था, देखो दिख रहा है। यहाँ पे 24,850 एटीएम था, बट वी डोंट केयर दूर वाले का एटीएम क्या है, उससे हमको मतलब नहीं है। नियर वाले का एटीएम या आज का एटीएम जो है वही हम लेंगे। एक चीज़ मैं और इसमें बताना चाहता हूँ कि इसमें अगर एटीएम 24,850 होता तो हम उसको कंसीडर नहीं करते, हम ओनली एंड ओनली राउंड स्ट्राइक्स कंसीडर करेंगे, जैसे 24,800 या फिर 24,900। अब यहाँ पे अच्छा, व्यूअर्स को ये भी सवाल आएगा कि यहाँ 24,800 दिख रहा है, यहाँ 24,850 दिख रहा है, ऐसा क्यों। तो जो नए लोग हैं उनको ये क्वेश्चन आएगा, तो दैट इज़ ड्यू टू द फ्यूचर वैल्यू। ऑप्शंस की चेंज जो चलती है वो फ्यूचर वैल्यू से चलती है। अब आप बोलोगे कि फ्यूचर तो पूरे मंथ का कॉमन होता है, तो ये दोनों वीक में अलग अलग क्यों है। नहीं, तो कॉमन नहीं होता है, ये नॉलेज हर जगह अवेलेबल नहीं है। इट इज़ अ डिराइव्ड फ्यूचर। हर वीक का फ्यूचर का वैल्यू अलग होता है, जो आपको कहीं देखने नहीं मिलता है। लेकिन ऑफ लेट अभी सेंसिबल ने वो फंक्शन चालू कर दिया है। आप ऑप्शन चेन में जाकर ऊपर इन्फो में जाओ, इन्फो में जाओगे तो छोटी सी विंडो लोड होगी, वो आपको डिराइव्ड फ्यूचर की वैल्यू दिखाएगी। एवरी वीक का डिराइव्ड क्या चल रहा है, उस डिराइव्ड फ्यूचर के हिसाब से एटीएम बनेगा, राइट। तो मैं वापस रिपीट करना चाहूँगा, सेंसिबल में जाओगे, ऊपर इन्फो में जाओगे, वहाँ पे छोटा सा विंडो खुलेगा, वो आपको बताएगा कि हर वीक के डिराइव्ड फ्यूचर का वैल्यू क्या है। डन, चलो आगे बढ़ते हैं वापस। देखो ये कैलेंडर का कंस्ट्रक्शन है। ये मैंने 24,800 के कॉल का कंस्ट्रक्शन किया,
24,800 का 25 जुलाई का कॉल सेल किया, 1 अगस्त का कॉल बाई किया, सेल किया उसकी वैल्यू 229, बाई किया उसकी वैल्यू 316। ठीक है, बाय आपने महंगा किया, सेल आपने सस्ता किया। कैलेंडर ऐसा ही होगा जब तक आप डायगोनल नहीं बनाओगे। डायगोनल अगेन क्या है, दोनों एक्सपायरी में अलग अलग स्ट्राइक हो, सेल की स्ट्राइक अलग, बाई की स्ट्राइक अलग, तो डायगोनल बोलेंगे, और सेल की स्ट्राइक सेम, बाई की स्ट्राइक सेम, उसको क्लासिक कैलेंडर बोलेंगे। तो ये हम क्लासिक कैलेंडर्स बनाते हैं, डायगोनल नहीं बना रहे हैं। वी विल नॉट डिस्कस अबाउट डायगोनल। डायगोनल के लिए फिर कभी बात करेंगे दक्ष भाई, हम नेक्स्ट वर्जन जो इसका लेंगे, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग इसकी जो लेंगे पॉडकास्ट की, उसमें हम डायगोनल की बात करेंगे। तो यहाँ हमने क्लासिक कैलेंडर बनाया 24,800 कॉल का, और यहाँ हमने 24,800 पुट का क्लासिक कैलेंडर बनाया। ये दोनों मैंने डिप्लॉय नहीं किए हैं अभी, तो सिर्फ पे ऑफ चार्ट पे देख रहा हूँ कि बन कैसा रहा है। क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को मैक्सिमम कवरेज मिले, मैक्सिमम रेंज मिले, बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड मिले। और जहाँ पे मैक्सिमम कवरेज होगी और जहाँ पे बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड होगा, हमको ये समझ में आ जाएगा कि वहाँ का आईवी ज़्यादा है। तो ये वो जवाब आपको मिल गया कि कॉल का आईवी ज़्यादा है या पुट का आईवी ज़्यादा है। सेंसिबल तो एक ही आईवी दिखाता है, तो क्या दोनों का आईवी अलग अलग नहीं होता है? बिल्कुल होता है। और ज़्यादा है किसका, वो कॉन्सेप्ट में देख सकते हो, लेकिन वहाँ चेंज नहीं दिखाता है, तो यू विल नॉट बी एबल टू मेक आउट। तो आप पे ऑफ बना के देख लो, आपको ये पे ऑफ बता देगा कि किसका ज़्यादा है। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, देखो, कॉल में 1.3 का नीचे का ब्रेक इवन, 1.5 का ऊपर का ब्रेक इवन। पुट के केस में 1.7 का नीचे का ब्रेक इवन, ऊपर का 1.5 का ब्रेक इवन। तो बेटर ब्रेक इवन हमको दे रहा है पुट। एक मिनट आदिप भाई, मैं अपने व्यूअर्स को समझाना चाहता हूँ, ये ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है। ब्रेक इवन पॉइंट ये होता है जब मार्केट आपके ब्रेक इवन पॉइंट को ब्रीच कर जाती है, तब आपका लॉस आना शुरू होता है। ये 2 पॉइंट के अंदर आपको प्रॉफिट मिलता है, तो इसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखने जैसा ये है कि कैलेंडर्स में ब्रेक इवन पॉइंट हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, ये हमेशा आईवी के चेंज के ऊपर हमेशा चेंज करता रहेगा, तो आपको कंटिन्यूअस वॉच करना पड़ेगा उसे। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं ब्रेक इवन पुट का ज़्यादा है। अब रिस्क रिवॉर्ड देखो, पुट में 10% के रिस्क के सामने 17% का रिवॉर्ड है, कॉल में 11% के रिस्क के सामने 16 का रिस्क रिवॉर्ड है। तो बेटर पुट में है, रेंज भी पुट में ज़्यादा है, रिस्क रिवॉर्ड भी पुट में बेटर है, मतलब आई भी पुट की बढ़ी हुई है, कॉल की नहीं बढ़ी हुई है। सिंपल सी बात है। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन आप लोगों में और भी है कि हमेशा पुट का आईवी ज़्यादा होता है, कॉल का आईवी कम होता है। हाँ, पुट का आईवी ज़्यादा होता है, कॉल का कम होता है, लेकिन जो चेंज है ना, चेंज वो किसी भी वक्त किसी का भी हो सकता है। जब फियर ऊपर का होगा तो कॉल का आईवी का चेंज ज़्यादा होगा, जब फियर नीचे का होगा तो पुट का आईवी का चेंज ज़्यादा होगा। ये अगेन बहुत इन डेप्थ सब्जेक्ट है, इसको फिर कभी लेंगे, लेकिन मोटा मोटी यही रहता है। मैं समरी आपको बता दिया, राइट। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, मैंने आपको दिखा दिया। हमने ऑप्शन चेन पे सिलेक्ट कर ली स्ट्राइक, फिर हमने कॉल और पुट दोनों बना के देख लिया, हमको ये पता चल गया कि बनाना कौन सा है। ठीक है, अब हम इसको बनाएंगे और इस रूल्स से बनाएंगे जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है कि 9 DT होना चाहिए कम से कम, ज़्यादा हो जाए सेल लेग चलेगा। बाई लेग 14 DT होना चाहिए कम से कम, ज़्यादा हो जाए चलेगा। रीज़न ये है 9 और 14 सिलेक्ट करने का कि आपको रेंज प्रॉपर मिले। 9 से कम दिन होंगे और 14 से कम दिन होंगे तो रेंज छोटी हो जाएगी, तो हमको थोड़े दिन ज़्यादा चाहिए, राइट। ओके, अब एडजस्टमेंट क्या करेंगे? एडजस्टमेंट ये करेंगे कि जब आपका ये ब्रेक इवन टूट रहा है, ये साइड या ये साइड, ये साइड या ये साइड, तो जिधर ब्रेक इवन टूट रहा है उधर वाला क्लासिक कैलेंडर वापस आपको डालना है। ठीक है, मान लो इसका ब्रेक इवन पुट साइड हमने कैलेंडर बनाया 24,24,383 है और 25,161 है, तो इसको 25,150 मान लो। 50 वाली स्ट्राइक बनाते नहीं है तो 25,100 भी बना सकते हो, 25,200 भी बना सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि आप 25,200 बना दो। कब? 25,150 161 का आपका ब्रेक इवन है, जैसे ही 150 आता है 25,200 बना लीजिए। लिक्विडिटी के लिए 150 भी बना सकते हो अगर लिक्विडिटी मिल जाए तो, राइट। इससे आपकी रेंज एक्सटेंड हो जाएगी। ऐसा आपको 3 बार करना है। जब भी ब्रेक इवन पे आएगा आपको कैलेंडर ऐड करना है, नीचे का ब्रेक इवन टच हो पुट का कैलेंडर ऐड करना है, ऊपर का ब्रेक इवन टच हो कॉल का कैलेंडर ऐड करना है। ऐसा 3 बार करना है। 3 बार के बाद चौथी बार हम नहीं करेंगे। हम इन तीनों में से जिसमें सबसे कम लॉस होगा या जिसमें सबसे कम प्रॉफिट होगा या जो न्यूट्रल होगा, उस एक लेग को हटा देंगे और फिर लेग ऐड करेंगे। ओके, एक चीज़ आदिप भाई मैं अभी ये व्यूअर्स को क्लियर करना चाहता हूँ कि हम ऐड तभी करेंगे जब हमारा ब्रेक इवन ब्रीच हो रहा है, और ये ब्रेक इवन हमेशा आपको ट्रैक करना पड़ेगा। वैसा नहीं है कि अभी ब्रेक इवन इसका 25,161 है
तो कल ये ब्रेक इवन 25,161 ही रहेगा। कल हो सकता है कि 25,100 भी हो जाए, तो आपको तब 25,100 जब ब्रीच हो रहा है तब आपको 25,100 का कॉल ऐड करना होगा। राइट। एक और प्रो टिप दे देता हूँ इसके अंदर, जब भी आपके ब्रेक इवन्स डिफाइन हो जाते हैं उससे 50-100 पॉइंट पहले का एक अलर्ट आप रख लीजिए आपके ब्रोकर में कि निफ्टी यहाँ पहुँचेगा तो मुझे अलर्ट बजना चाहिए, ताकि आप कहीं इधर उधर हो, आपका फोकस नहीं है तो भी अलर्ट आपको बता देगा कि आप ब्रेक इवन ब्रीच होने की तैयारी है, 50 पॉइंट बाकी है या 100 पॉइंट बाकी है। राइट, दोनों साइड के लिए। तो ये हो गया आपका एडजस्टमेंट। फिर हम बात करते हैं इसके एग्जिट रूल्स की। एग्जिट कब करना है? एग्जिट आपको करना है एक्सपायरी से 1 या 2 दिन पहले, कम से कम 1 दिन पहले तो करना ही, एक्सपायरी तक ले नहीं जाना है। ये हमारी स्ट्रेटजी आज नहीं है, ये पहले से हम यही रूल्स पे चलते हैं। क्यों? एक्सपायरी के दिन गामा इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपके कैलेंडर काम नहीं करते हैं, करंट वाला इतना प्रीमियम फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा कि नेक्स्ट वाला उसको बचा नहीं पाएगा। अब NSE ने ये सर्कुलर दिया है सेबी के कहने पे कि रिस्क बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, वार ख़राब हो जा रहा है, वार इज़ वैल्यू एट रिस्क, जिसकी डिटेल आपको गूगल पे मिल जाएगी, उसके पीछे हम टाइम नहीं बिगाड़ते हैं। वार ख़राब हो जाता है तो लास्ट वाले दिन एक्सपायरी के ऊपर आपको कैलेंडर का जो मार्जिन बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा, पैसा आपको ज़्यादा भरना पड़ेगा। ये अब आया है, हम तो पहले से ही 1 दिन पहले खसक लेते हैं, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है। रीज़न, हम गामा से लड़ना नहीं चाहते। गामा हल्क है, पहलवान है, उससे हम लड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं समझ पा रहा हूँ कि हमने 9 दिन इसीलिए रखा है ताकि हमारे पास 9 दिन का टाइम मिले। राइट। तो हमको एग्जिट कब होना है? या 1.5% 2% मिल जाए तब एग्जिट होना है, या 3.5-4% का लॉस हो जाए तो एग्जिट होना है, या एक्सपायरी से 1 दिन पहले जो मिले लेके एग्जिट होना है। ठीक है, 3 ही कंडीशन है एग्जिट करने के लिए। 3 ही कंडीशन है। अगर गैप अप गैप डाउन हो गया कोई बहुत बड़ा, कोई इवेंट की वजह से, और 4% से ज़्यादा लॉस दिखा दिया तो तुरंत काटो। 4% से कम लॉस दिखा दिया, 4% तक पहुंच गया, तुरंत काटो। मतलब दिन खत्म हो रहा है, 3:20 हो गई है, 3:30 को दिन खत्म होता है, और आपके ब्रेक इवन से 40-50 पॉइंट दूर है, एडजस्ट कर लो, क्योंकि कल सुबह 100 पॉइंट नीचे ऊपर खुल गया तो एडजस्ट कर लो। तो ये सारे रूल्स हैं जो लिखे हुए हैं, जो आप PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देना, लोग देख के रूल्स समझ लेंगे, कोई खास बड़ी बात नहीं है। स्ट्रेटेजी का मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है। 21-22 हज़ार रुपये का कैलेंडर बनता है, मैंने यहाँ 25,000 कंसिडर किया है मैक्स वैल्यू कंसिडर करने के लिए। उसमें से हमको 1.5-2% कमाना है। 3 कैलेंडर की जोड़ी का पैसा साइड पे रख के चलना है, 75,000 रखना है हर एक सिंगल कैलेंडर के लिए। मिनिमम मेरी रिकमेंडेड क्वांटिटी 10 लॉट्स है। आपका हाथ सेट हो जाने के बाद, हाथ सेट होने के लिए भले ब्रोकर पैसा कमाए, आप नहीं कमाओ, लेकिन 1 लॉट से ही काम करो। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, 25,000 आपका डिप्लॉयड कैपिटल रहेगा, 50,000 आपके पास मार्जिन अवेलेबल रहेगा। वो किस लिए? जब आपका एडजस्टमेंट हो रहा है तब आपका वो मार्जिन काम आएगा। और एक आदित्य भाई, मुझे इसमें क्वेश्चन भी है, तो हमें ROI जो डिफाइन करना होगा वो 25,000 पे करना होगा या फिर 75,000 पे? 75,000 पे ही करेंगे। हमने कोई बिज़नेस शुरू किया, उस बिज़नेस में कैपिटल अगर जैसे आपने 2 करोड़ रुपए लिए और आपने बैंक से लोन ली और आपने बिज़नेस शुरू किया 2 करोड़ रुपए से, ठीक है। अब 2 करोड़ रुपए बैंक से लिए हैं तो आपका भी 1 करोड़ रुपए लगा हुआ रहेगा, अब 3 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, ठीक है। अब आप जो ROI गिनोगे, समझो उस बिज़नेस में आपका यूज़ हुआ है सिर्फ अराउंड 1 करोड़ रुपया या 1.5 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया फ्री पड़ा है। वो फ्री भी पड़ा है ना, तो आपको बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा इफ़ यू आर टेकिंग अ टर्म लोन, फ्री भी पड़ा है तो भी, ठीक है ना। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि हमने जो पैसा साइड पे रख दिया हमारी स्ट्रेटजी के एडजस्टमेंट के लिए, उसका भी ROI आपको साथ में गिनना पड़ेगा, वरना ROI बैठेगा ही नहीं। तो आपको ROI गिनना है टोटल कैप्ट एसाइड कैपिटल पे, 25,000 पे नहीं। और मैंने जितने भी ROI गिने हैं सर, वो टोटल कैपिटल पे ही गिने हैं, कभी भी डिप्लॉयड कैपिटल पे नहीं गिने। और दूसरा एक मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर हम इस पे मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट करते हैं पोजीशन को, तो तब थोड़ा बहुत स्लिपरेज आता है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? सर थोड़ा बहुत नहीं, अगर एक्सपायरी दूर है तो ज़्यादा स्लिपेज भी आ सकता है। उसका एक ही रास्ता है कि जो नियर एक्सपायरी है उसको आप पहले मत एग्जीक्यूट करो, फार वाले को एग्जीक्यूट करो, क्योंकि फार में स्लिपेज होगा, नियर में इतना स्लिपेज नहीं होगा। फार को एग्जीक्यूट करना है आपको लिमिट ऑर्डर से, और नियर को एग्जीक्यूट करना है मार्केट पे। कब? जैसे ही फार का लिमिट एग्जीक्यूट हुआ, नियर को 0 मार के एग्जीक्यूट कर दो मार्केट ऑर्डर पे। यही एक तरीका है एग्जीक्यूशन का। एग्जिट जस्ट उल्टा, फार वाले में से पहले निकलो लिमिट रख के, और नियर वाले को 0 करके मार्केट ऑर्डर पे मारो। ये एक, इसमें एक प्रो टिप अगेन, अगर आपका नियर ऑड एक्सपायरी है
24 तारीख है और फार 31 तारीख है, तो फार आपका हो गया मंथली। तो अब फार में लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, नियर में कम होगी। तो यहाँ पे आपको उल्टा करना है, जहाँ लिक्विडिटी कम है उसको लिमिट से करना है, जहाँ लिक्विडिटी ज़्यादा है उसको मार्केट से करना है, राइट। ये भी क्वेश्चन अक्सर आते रहते, इसीलिए मैंने पहले से बता दिया आपको। प्रो टिप्स ये है कि हमको सिर्फ तब काम करना है जब आईवी बैकवर्डेशन हो। ब्रोकर ऐसा चुनना है कि जो मिनिमम ब्रोकरेज ले, फिक्स ब्रोकरेज ले या ज़ीरो ब्रोकरेज ले। ज़ीरो ब्रोकरेज वाला नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, फिक्स ब्रोकरेज वाला जाओ। 999 लिए, साल भर की छुट्टी, 3000 रुपये लिए, लाइफ टाइम की छुट्टी, ऐसा ब्रोकर सिलेक्ट करो। अब वो ब्रोकर कितना अच्छा है कितना बुरा है, मैं ब्रोकर का ब्रोकर नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं बता पाऊँगा, वो आप देख लीजिएगा। आई डोंट सजेस्ट टू एनरोल एनीवन और या सब्सक्राइब एनीवन, कुछ भी, ठीक है। बचना कब है, कोई मेजर इवेंट्स है, कोई बड़ी इवेंट आने वाली है, हमको पता है इलेक्शन आने वाला है, हमको पता है क्या बोलते हैं आरबीआई की इवेंट आने वाली है, हमको पता है कोई यूएस का फेड का कोई डिसीजन आने वाला है, तो हम बचेंगे। कोई वॉर वाली न्यूज़ आनी शुरू हो गई है, न्यूज़ फ्लो बहुत नेगेटिव है, तब हम बचेंगे, अदरवाइज़ हम ये स्ट्रेटेजी करेंगे। और सबसे बड़ा डिस्क्लेमर, कैलेंडर में हमेशा अच्छे ट्रेड्स तभी बनेंगे जब बड़े बड़े इवेंट होंगे, और तभी हमको कैलेंडर नहीं करना है। तो आप पूछोगे यार ये कैसी स्ट्रेटजी है, करने का टाइम वही है तभी आप नहीं करने दे रहे हो। दिवाली के टाइम पे आदमी ज़्यादा मिठाई खाता है, बोलते हो तभी नहीं खानी है, तो यार डायबिटीज़ है तो मैं करूँ क्या। इट इज़ समथिंग लाइक दैट, मतलब वो सिचुएशन बहुत ख़राब है, तब हमको ट्रेड नहीं करना है। हमको नॉर्मल कंडीशंस में आईवी का बैकवर्डेशन बनता हुआ देखना है, और इसीलिए ट्रेड्स कम मिलते हैं और इसीलिए रिवॉर्ड बहुत अच्छा आता है, राइट। और इसलिए कंसिस्टेंट पैसा बन रहा है। एग्जैक्टली। तो ये हमारे सारे रूल्स लगभग हो गए, ये हमारा सेटअप भी हमने समझा दिया। ये कुछ थोड़ा सा मेरे बारे में रह गया था। ये मेरे लिंक्डइन के और ट्विटर वगैरह के हैंडल्स हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेरा मोबाइल नंबर है। कई इवेंट्स में मैं जाता रहता हूँ, एंड आई वुड से कि ये स्ट्रेटजी जहाँ भी देता हूँ ना, लोग बहुत खुशी इसको फॉलो करते हैं। रीज़न क्या है, 2 रीज़न है। कैलेंडर बहुत छोटे रिस्क की स्ट्रेटजी है, छोटा रिवॉर्ड देती है। अगर आप अपने पैसे से उसको करोगे तो आपको लगेगा यार बहुत अच्छा पैसा नहीं बन रहा है। आप आपके म्यूचुअल फंड्स को, आपकी बीज को, आपके स्टॉक्स को प्लेज करके अगर आप काम करो तो उस पैसे को बहुत संभाल के यूज़ करना होता है, क्योंकि प्लेज किया हुआ पैसा है। करेक्ट। तो उसमें ऐसी स्ट्रेटजी करोगे, फिर आप आरओआई गिनो। आपका आरओआई इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट क्यों है? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 है, नीचे आपने पैसा कोई लगाया ही नहीं है। पैसा तो जो लगा हुआ था वो जो जनरेट कर रहा है, आपने तो हेज करके, मतलब उसको प्लेज करके काम किया है। तो डिनोमिनेटर 0 है, तो आपका आरओआई कैलेंडर में प्लेज करके इनफाइनाइट बनेगा। अगर आप प्लेज करके, इसके सामने कोई ये बोल सकता है कि प्लेज करके तो मैं स्ट्रगल करूंगा तो और पैसा बनेगा, लेकिन वो पैसा कम हो गया तो आपको स्टॉक बेचने पड़ जाएंगे भाई। करेक्ट। तो आपकी जो पूंजी, जमा पूंजी है वो चली जाएगी। तो ऐसी स्ट्रेटजी करनी चाहिए, आरओआई सुपर बनेगा। या आपके पास कहीं ये ऑप्शन अवेलेबल है लेवरेज ट्रेडिंग का, कहीं भी लेवरेज आपको बहुत अच्छी मिलती है। कहाँ मिलती है, कौन देता है, वी आर नॉट हियर टू टॉक दैट, बट देखो लेवरेज ट्रेडिंग होती है, राइट। तो लेवरेज अगर मिल गया तो ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, क्योंकि लेवरेज में सबसे बड़ा काम है अपने आप को बचाना, और एफएनओ खुद ही लेवरेज ट्रेडिंग है, राइट। आपको आज निफ्टी 25,000 का, निफ्टी 25 का लॉट साइज 6.25 लाख का निफ्टी आपको मिलता है लाख रुपए में, 80,000 रुपये में, तो 7-8 गुना लेवरेज तो वैसे ही मिल रहा है। आप उसका ऑप्शन भी सेल कर पाते हो 70-80,000 रुपये में, तो लेवरेज तो वैसे ही मिल रहा है। करेक्ट। तो ये स्ट्रेटजी लेवरेज वाले में हमेशा अच्छी है, क्योंकि लेवरेज में प्रॉफिट तो बड़ा होता है, लॉस भी बहुत बड़ा होता है। तो दिस इज़ फॉर दोज पीपल। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये स्ट्रैटेजी मैं खुद भी लास्ट 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे इसके अंदर बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट मिल रहा है। मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट आप मार्केट के साथ इसको देख सकते हो और इसमें समझ सकते हो कि कौन से टाइम पे ये स्ट्रैटेजी काम आपके लिए कर रही है और कौन से टाइम पे नहीं कर रही है। तो वो सारा डेटा लेके बाद में आप अपने रिस्क एपिटाइट को चेक करके आप बाद में ट्रेडिंग शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप कैपेबल हो ट्रेडिंग करने के लिए, तभी शुरू करें, इससे पहले ना करें। राइट। एक और चीज़ दक्ष भाई मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो मैंने QR कोड यहाँ रखा है टेलीग्राम चैनल का, लोग उसको ज्वाइन करके सीख सकते हैं ये ट्रेड्स में कैसे डालता हूँ। आई डोंट चार्ज नथिंग, और टीचिंग मेरा एक पैशन रहा है हमेशा। मैं स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग तो अभी देना शुरू किया। मेरे कुछ दोस्त हैं, मुझे पता नहीं पहले से ही वो मेरी मजाक उड़ाते थे, सर बोलते थे। अब दैट टाइम आई डिडंट नो कि मैं लोगों को स्टॉक मार्केट भी पढ़ाऊँगा, बट अब मैं ये पढ़ाता हूँ, मुझे समझ में आया। अगर आपने वो बुक पढ़ी हो इकिगाई, इकिगाई इज़ ए जैपनीज़ वर्ड, इट इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग योर पैशन।
तो किसी को इकिगाई बचपन में मिल जाती है, किसी को कुछ एज पे मिलती है, किसी को पता नहीं बूढ़ापे में मिलती है और किसी को मिलती ही नहीं है। तो आई फाउंड माई इकिगाई। मेरे एक दोस्त ने मेरे को ये बुक गिफ्ट दी थी इकिगाई, उसको मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये टीचिंग इज़ माई इकिगाई, टीचिंग इज़ माई पैशन। तो आई एन्जॉय ट्रेनिंग पीपल। तो इसमें मैं आपको एजुकेशनल पर्पज से कैलेंडर्स कैसे बनाने वो बताता हूँ। और अगर आपको ये स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो या फिर कोई भी डाउट्स हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आदिप भाई वहाँ पे आपके जवाब देंगे और आपको समझाएंगे भी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इनसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट भी कर सकते हो, या आपको समझाएंगे। और ये इनके सेमिनार्स होते रहते हैं तो आप इसमें ज्वाइन भी कर सकते हो और सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो। थैंक यू दक्ष भाई। आदिप भाई, ये पॉडकास्ट को रैप करने से पहले एक चीज़ मुझे आपसे जाननी है। अभी सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग एनएससी और बीएससी ने ओनली 1 एक्सपायरी पर वीक किया हुआ है। एनएससी के लिए निफ्टी हुआ है अब, और बीएससी के लिए सेंसेक्स हुआ है। मिड कैप, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स 50, वो सारी की अब मंथली एक्सपायरी शिफ्ट होगी है। तो क्या ये डिसीजन ट्रेडर्स के फेवर में है या फिर नहीं है? इसका लॉन्ग आंसर टू बी शॉर्ट ये है कि एनएससी और बीएससी इन लोगों ने वीकली एक्सपायरी शुरू किया क्यों? जब बंद ही करना था तो शुरू क्यों किया? ये मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि उनके पास डेटा पहले से ही था कि हमारे पास अगर ये सब एक्सपायरी शुरू करेंगे तो हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि इसको हम सर्व कर पाएँ। आज आप देखो पिछले महीने बीएससी का जो ग्लिच हुआ था, 15 मिनट के लिए बंद हो गया था बैंक एक्स की एक्सपायरी के दिन। आप सोचो ट्रेडर्स की क्या हालत हुई होगी। आई नो फ्यू ट्रेडर्स के जिन्होंने बहुत बड़ा लॉस किया। कुछ ब्रोकरेज फर्म्स के पास ऐसे ट्रेडर्स भी हैं कि जो बिल्कुल बर्बाद हो गए। तो ऐसा सब हुआ है जस्ट बिकॉज कि बीएससी में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि इतने सारा वॉल्यूम हैंडल कर पाएँ। और वीकली एक्सपायरी करोगे तो वॉल्यूम तो बहुत बड़ा आएगा, और जब आप हैंडल नहीं कर पाओगे तो ये स्पाइक्स और ये और वो सब आने वाला है। तो अब कोई ये काउंटर करेगा कि आप बोलते हो वीकली बंद किया, अच्छा किया। यूएस में तो डेली एक्सपायरी है। हैंडल करने के लिए एकदम सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, हार्डवेयर उनके पास है, सॉफ्टवेयर उनके पास है, और पब्लिक में सेंस भी है उसको ट्रेड करने का। हमारे यहाँ ना उसके रिलेटेड हार्डवेयर ढंग से है, ना सॉफ्टवेयर ढंग से है, ना पब्लिक इतनी अवेयर है। आपको पता है हमारे यहाँ अगर आपको HFT करना हो, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करनी हो, और आपको कोलोकेशन सर्वर चाहिए एनएससी के पास या बीएससी के पास, 1.5 साल की वेटिंग है कोलोकेशन सर्वर लेने के लिए। आप आज हम चिल्ला के बोल रहे कि इंडिया बढ़ रहा है, आगे जा रहा है, बहुत आगे जा रहा है, बहुत आगे जा रहा है। अनडाउटेडली अगर साउथ एशिया का पिक्चर देखो तो इंडिया सबसे आगे है, लेकिन पूरे वर्ल्ड का पिक्चर देखो तो हम अभी बहुत पीछे हैं। जहां 1.5 साल की वेटिंग हो कोलोकेशन सर्वर को लेने के लिए, यार हार्डवेयर ही तो है, कोई ज़मीन का टुकड़ा थोड़ी है कि उसको पैदा करना है, उसको कहीं से निकालना है या किसी चीज़ को हटाना है। हार्डवेयर ही तो है। आप एक और बिल्डिंग खड़ी कर दो यार, आप और सॉफ्टवेयर लगा लो, आप और केबल्स लगा लो, और खर्चा कर लो। कोलोकेशन सर्वर देने के लिए लोग लेने के लिए करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार है। आई नो ए पर्सन जिसको HFT में जाना है 30-35 करोड़ रुपए खर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन एनएससी के पास सर्वर नहीं है देने के लिए, 1.5 साल की वेटिंग है। तो जब इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो वीकली में जाके लोगों का पैसा बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छा डिसीजन है। आई वुड गिव ए स्टैंडिंग ओवेशन टू एनएससी एंड बीएससी डायरेक्टर्स के उन्होंने ये डिसीजन लिया। और ये जो वीकली चालू रखा है निफ्टी का और सेंसेक्स का, ठीक है रखा है, नॉट बैड थिंग, बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ इसको भी बंद कर देना चाहिए। सिर्फ मंथली करना चाहिए जब तक आपके पास सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जब तक आप पब्लिक को अवेयर नहीं कर देते कि वीकली में काम किस तरीके से करना है और आपको जुआ नहीं खेलना है। और दूसरी चीज़ आदिप भाई, ये जब वीकली एक्सपायरीज डेली थी, राइट, तब बहुत ही स्पाइक्स आ रहे थे मार्केट के अंदर, बहुत ही रैंडम मूवमेंट आ रहे थे मार्केट के अंदर। तो क्या अभी आपको लगता है कि ये रैंडम मूवमेंट्स कम हो जाएंगे मार्केट में आने? यस बिल्कुल कम हो जाएंगे। होता क्या है कि देखो ज़माने के साथ मैनुअल ट्रेडिंग कम होती जा रही है और मशीन ट्रेडिंग बढ़ती जा रही है। मशीन ट्रेडिंग करता क्या है, आप जनरली ट्रेडिंग, मैंने जो पॉडकास्ट दिया उसमें मैंने क्या बोला कि हमको अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करना है, अपॉर्चुनिटी आते ही ट्रेड करना है। तो ये जो हमारा लॉजिक है, जो हम मैनुअल करने वाले हैं, एक इंसान एक इमोशन के साथ करने वाला है, वही तो चीज़ आप सॉफ्टवेयर में फीड करोगे। तो आपका सॉफ्टवेयर भी कंटिन्यूस क्वेरी भेजेगा सर्वर्स पे और चेक करेगा कहीं अपॉर्चुनिटी है क्या नहीं, अपॉर्चुनिटी है क्या नहीं, अपॉर्चुनिटी है क्या नहीं। वैसा एक सॉफ्टवेयर नहीं करेगा, लाखों सॉफ्टवेयर करेंगे, और इंडिया का नहीं करेगा, दुनिया के करेंगे। जैसे जेन स्ट्रीट वगैरह, मिलेनियम वगैरह, हमने नाम सुने अभी पीछे, वो हैं तो सालों से मार्केट में है, लेकिन हमने नाम अभी सुने।
तो इनके सॉफ्टवेयर ट्रैक करते रहते हैं, इंडियन सॉफ्टवेयर ट्रैक करते रहते हैं अपॉर्चुनिटी कहाँ है। अब अपॉर्चुनिटी कहाँ आएगी? अपॉर्चुनिटी वहीं आएगी जहाँ सबसे ज़्यादा लोग स्टॉप लॉस लगा के खड़े होंगे। क्योंकि अगर आपको किसी का स्टॉप लॉस हंट करना है या किसी का स्टॉप लॉस काटना है तो वो स्टॉप लॉस एक साथ कटेंगे तो मार्केट बहुत स्पीड में जाएगा, जो भी डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। तो वो सॉफ्टवेयर अपॉर्चुनिटी डेटा ड्रिवन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉप लॉस का डेटा अवेलेबल है, लेकिन आप अगर ऑर्डर फ्लो देखो, डेटा देखो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि छोटे छोटे ऑर्डर्स बहुत सारे किस पॉइंट पे खड़े हुए हैं और बड़े बड़े ऑर्डर्स बहुत सारे किस पॉइंट पे खड़े हुए हैं। जहाँ छोटे छोटे ऑर्डर्स बहुत सारे किसी पॉइंट पे खड़े हुए हैं, अगर उसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो तो बहुत बड़ा पैसा बन सकता है काउंटर ट्रेड का। तो ये जो अल्गो सॉफ्टवेयर्स हैं, जिसको हम अल्गो बोलते हैं, बेसिकली पीस ऑफ सॉफ्टवेयर ही तो हैं, तो वो ये हंट करते रहते हैं कि कहाँ अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं और वहाँ से वो स्पाइक आती है। तो अब एक्सपायरी रोज की ख़त्म हो जाएगी, तो लोगों के ट्रेड्स, जो छोटे छोटे रिटेलर आके ज़ीरो हीरो करने के ट्रेड्स लगाते थे, वो ट्रेड्स लगाना बंद करेंगे, तो ऑब्वियसली स्पाइक्स कम हो जाएगी। आई डोंट से बंद हो जाएगी, वो कभी बंद हो नहीं सकती। जब तक ट्रेडिंग होगी तब तक होगी, और ट्रेडिंग हमेशा होने वाली है, तो बंद नहीं हो जाएगी लेकिन कम हो जाएगी। छोटा सा प्रो टिप मैं आपको देना चाहूँगा, ट्रेडिंग में अगर सक्सेसफुल होना है तो डिसिप्लिन इज़ द ओनली की। और डिसिप्लिन के 4 पैरामीटर्स, कंसिस्टेंट रहना है, रिस्क मैनेज करना है, पोजीशन साइज कंट्रोल करना है, और आपको नफ़ा हो या नुकसान, लूजिंग स्ट्रिक हो या विनिंग स्ट्रिक, एकदम शांति रख के आप जो कर रहे हो वो करते रहना है, रूल्स को फॉलो करना है। गुड बाय, थैंक यू। थैंक यू आदिप भाई, आज हमारे साथ आप पॉडकास्ट पे जुड़े और आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस दी जो कहीं पे बुक्स में भी अवेलेबल नहीं है। तो मैं आप व्यूअर्स को सभी को बताना चाहता हूँ कि आप ये इन्फॉर्मेशन जो आप यहाँ से लेके जा रहे हो वो आप अपने रियल ट्रेडिंग में, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप अप्लाई करो, और आप अपने रिजल्ट्स जो आपको मिल रहे हैं वो कमेंट्स में लिखो, ताकि दूसरे ट्रेडर्स भी इंस्पायर हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो और इंटरेस्टिंग लगा हो और साथ ही साथ आपको कुछ नया सीखने मिला हो, तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और हिट द बेल बटन नाउ।